1949 में कोलंबिया के एक शहर में एक ऐसे लड़के का जन्म होता है जो आगे चलकर कोलंबिया सरकार को कंट्रोल में करने वाला था। या यूं कहूं कि पूरी कोलंबिया उसकी मुट्ठी में होने वाली थी, जो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ना जाने कितने लोगों का नरसंहार करता है, यानी कितने पुलिस, कितने जज और ना जाने कितने वकीलों का मर्डर करवाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द फेमस कोकेन स्मगलर इन द वर्ल्ड, द ड्रग लॉर्ड ऑफ कोलंबिया, पाब्लो एस्कोबार के बारे में। Pablo was making a killing in the smuggling business. Cigarettes, alcohol, marijuana. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. पाब्लो एस्कोबार की जीवन शुरुआती जो जीवन थी खास नहीं थी। वो एक गरीब किसान के घर में जन्मा था और उसका एक सपना था कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर बने। और अमीर बनना उसका सिर्फ सपना नहीं था, उसको पूरा करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करता था, जैसे कि समाधियों से पत्थर चुरा लाना। जी हाँ, सही सुने आप। कब्रिस्तान में जाकर कब्र के ऊपर से पत्थर चुरा लाता था और उसे बेचकर अपना बचपन का जो खर्चा था वो चलाता था अपने दोस्तों के साथ। एस्कोबार की शुरुआती पढ़ाई लैटिन अमेरिकन ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी से हुआ और ही लेफ्ट विदाउट ग्रेजुएटिंग। वो शुरू से ही चाहता था कि वो बहुत जल्द ही अमीर बन जाए, जिसके कारण ना जाने ये कितनी क्रिमिनल एक्टिविटियों में जुड़ने लगा था। उसके वजह से उसका अपराध बढ़ने लगा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो और उसके दोस्त मिलकर समाधियों से पत्थर चुराया करते थे और पत्थर चुरा कर बेचते थे। और उसका अपराध वहीं तक नहीं था, वो इलीगल सिगरेट्स और फेक लॉटरी टिकट्स और ना जाने कितने मोटर व्हीकल की चोरियों में अपने दोस्तों का साथ देता था और उससे ना जाने कितने पैसे कमाता था। इन द अर्ली 1970 ही बिगन टू वर्क फॉर द वेरियस ड्रग स्मगलर्स और अक्सर किडनैपिंग एंड होल्डिंग पीपल फॉर रैंसम। रैंसम मीन्स व्हाट? जी हाँ दोस्तों, रैंसम एक इंग्लिश वर्ड है फिरौती का। जब आप किसी को पकड़ के रखते हो पैसे के बदले या किसी चीज की डिमांड करते हो ताकि आप उस व्यक्ति को आजाद कर सको, दैट्स कॉल्ड रैंसम। जैसे हम ना जाने कितनी हिंदी फिल्मों में देखे हैं। किडनैपिंग के कारण पाब्लो एस्कोबार का नाम एक चर्चा का विषय बनते जा रहा था। लोगों के अंदर खौफ भरता जा रहा था। और सच बताऊं तो ये कोई किडनैपर नहीं था, ये तो अक्सर किडनैपिंग कर लिया करता था, मगर इसका मेन बिजनेस जो था ये कोकेन का था। जी हाँ, ये ड्रग डीलर था। 1976 में पाब्लो एस्कोबार मेडलिन कार्टेल नाम की एक संस्था को शुरू करता है अपने 4 साथियों के साथ मिलकर, गुस्तावो गवेरिया, रोबर्टो एस्कोबार और कार्लोस लेदर। इन तीनों में से सबसे प्रमुख जो बंदा था एक्चुअली वो गुस्तावो गवेरिया था और इससे भी प्रमुख जो बंदा था वो चौथा था। जी हाँ, आप सही समझे, वो बंदा कोई और नहीं, पाब्लो एस्कोबार ही था। एस्कोबार का ये मेडलिन कार्टेल नामक ग्रुप बड़े ही तेजी से मेडलिन में फैलता जा रहा था और ये बड़ी ही तेजी से लोक चर्चा का विषय बनता जा रहा था, क्योंकि ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। कोकेन पाउडर को स्मगल किया करते थे, ना जाने इसको किस किस रूट से कहां तक पहुंचाते थे। इनका पहला रूट कुछ ये है, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर टू अमेरिका। एस्कोबार का उम्र इस समय तक 26 साल का हो चुका था और वो एक लड़की से मिलता है। वो लड़की 15 साल की थी। जी हाँ, मारिया विक्टोरिया हिनाओ। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उससे पाब्लो एस्कोबार को प्यार हो जाता है और उससे वो शादी कर लेता है। हिनाओ परिवार बहुत ही इस शादी के अगेंस्ट था, फिर भी वो नहीं मानता है क्योंकि वो तो पाब्लो एस्कोबार है। वो शादी करता है और उसके बाद उसके 2 बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, 1980 के दशक तक पाब्लो एस्कोबार का बिजनेस इतना बड़ा बन चुका था, पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई हो रही थी, खास करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, यूएस में इसका सप्लाई एक महीने में लगभग 70 से 80 टन की थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा और कितना ह्यूज है ये। एज अ रिजल्ट ही क्विकली बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उस समय इसका कुल लगभग संपत्ति थी $30 बिलियन की, जिसे आज के हिसाब में अगर लें इन्फ्लेशन जोड़ के तो ये 70 से 80 बिलियन डॉलर होती है। अगर इस अमाउंट को आज के हिसाब से देखा जाए तो टॉप 15 में ये जगह बनाती है। ये मैं नहीं कहता दोस्त, इसके पास इतनी संपत्ति थी, ये फोर्ब्स की लिस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो कितना अमीर था, तो उसके पास बहुत से एसेट थे, जैसे कि सबमरीन, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर्स और ना जाने कितने सारे शिप्स। अब ये कितने थे इसका एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है। और ये कितना इंटरेस्टिंग बात है ना दोस्तों, कितने सारे कंट्री के पास अपना सबमरीन नहीं है, पर उस बंदे के पास अपना खुद का सबमरीन था जिसका यूज वो ड्रग सप्लाई में करता था। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, पाब्लो एस्कोबार की वीकली इनकम
लगभग 420 मिलियन डॉलर थी, जिसको अगर आप इंडियन करेंसी में देखो 34 अरब 85 करोड़ 51,70,000 रुपए बनते हैं। और उन पैसों पर रबर लगाने के लिए पाब्लो एस्कोबार हर महीने $2,500 खर्च करता था, जिसे आप अगर इंडियन करेंसी में देखो तो लगभग 2 लाख रुपए होते हैं। और मजे की बात तो यह है कि पाब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ का 10% चूहे कुतर दिया करते थे एक साल में, जो कि $2.1 बिलियन होता है। पाब्लो एस्कोबार इतना अमीर था, उसने खुद का एक जू बनवा रखा था, जिसमें कि 200 से अधिक प्रकार की प्रजातियां थी जानवरों की। इस समय तक पाब्लो एस्कोबार इतना बड़ा अपराधी बन चुका था, उसके पीछे पूरी कोलंबिया की गवर्नमेंट और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरी दबाव दे रही थी ताकि उसका गिरफ्तारी हो सके। और हर बार पाब्लो एस्कोबार बच के भाग जाया करता था। अब पाब्लो एस्कोबार को अपनी बिजनेस रन करने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, और इन दिक्कतों का सामना करने के लिए उसने अपना एक नया प्लान बनाया। जी हाँ दोस्तों, अब वो पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहता था ताकि वो गवर्नमेंट में आके अपना बिजनेस को अच्छे से रन कर सके और अपना इमेज सुधार सके। 1982 में कोलंबिया में इलेक्शन होने वाला था। एस्कोबार को लिबरल पार्टी के हिस्से के रूप में चेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अल्टरनेट सदस्य के रूप में चुना गया था। इसके माध्यम से फुटबॉल मैदान और बहुत से घरों का निर्माण करता है पाब्लो एस्कोबार, और उसकी लोकप्रियता देखते देखते बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। हालांकि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ और थी। वो अपना इमेज सुधारने आया था, जो कि सुधर भी गई थी जैसा कि वो चाहता था। उसे लोग पॉजिटिव नजर से देखने लगे, जैसे कि वो रॉबिन हुड हो। पर अमेरिकन और कोलंबियन सरकार मिलकर उसका प्लान को विफल कर देते हैं। व्यापक रूप से माना जाता है कि पाब्लो एस्कोबार प्रतिशोध लेने के लिए DAS बिल्डिंग पर बम विस्फोट को अंजाम दिया। इसके बाद देखा जाता है कि एस्कोबार की गिरफ्तारी पर जोर डालने लगती है सरकार। इन सब से बचने के लिए पाब्लो एस्कोबार न जाने कई तरकीबें लगाता है, कई बार अपने ही देश में, कई बार विदेशों में छिपा, फिर भी इन सब से कोई बात नहीं बना। फिर पाब्लो एस्कोबार ने खुद को ही सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के पीछे पाब्लो एस्कोबार का एक बहुत ही बड़ा शर्त था। पाब्लो एस्कोबार की जो डिमांड सरकार से थी, वो चाहता था कि वो खुद से एक बहुत ही आलीशान जेल बनाए, जो पब्लिक को लगे जेल है, मगर उसके लिए वो 5 स्टार होटल से कम नहीं। उसमें वो अपने ही हाथों से चुना हुआ अपने लिए बहुत ही बेहतरीन बॉडीगार्ड का चयन किया, जो कि उसकी सुरक्षा बाहर और अंदर भी कर रही थी। पाब्लो एस्कोबार जिस जेल में रहना चाहता था, उसमें एक बहुत ही बड़ा हेलीपैड था और बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल ग्राउंड थी, जिसमें पाब्लो एस्कोबार अक्सर खेला करता था। पाब्लो एस्कोबार उसी में रह के अपने बिजनेस को एज यूजुअल चलाया करता था, जो कि बाहर रह के करता था। और ये जितनी भी शर्तें थी कोलंबियन सरकार ने मान ली थी। एस्कोबार खुद को जून 1991 में सरेंडर करता है। It wasn't a fucking surrender. Pablo wasn't succumbing to justice. He was escaping it. बल्कि एस्कोबार अपनी बिजनेस को सिर्फ चला ही नहीं रहा था, कोलंबियन गवर्नमेंट एंड अपने साथी राइवल से भी बचा रहा था। लगभग 1 साल से अधिक जेल में गुजारने के बाद पाब्लो एस्कोबार 22 जुलाई 1992 को जेल से भाग जाता है। एस्कोबार ने कोलंबिया के कोई आम पुलिस फोर्स नहीं, बल्कि कोलंबिया के नेशनल आर्मी फोर्स एले कैथेड्रल फैसिलिटी को चकमा देकर भागा था। ये कोई आम बात नहीं थी। अब कोलंबिया का हर एक इंसान को पता लग गया था कि पाब्लो एस्कोबार जेल से भाग गया है। अब कोलंबियन गवर्नमेंट एक्शन में आ चुकी थी। अब कोलंबियन सरकार ने एक स्पेशल सर्च ऑपरेशन निकाला। कोलंबिया के नेशनल पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट, जिसे सर्च ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, सर्च ब्लॉक के साथ अब यूएसए के ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA भी साथ देने लग रही। सर्च ब्लॉक ने एस्कोबार को ढूंढने के लिए मेडलिन शहर के आसपास पूरी घेरा बना दी थी। इस सर्च ऑपरेशन में कानून की सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था। स्पेशल हेलीकॉप्टर्स के यूनिट भी साथ। 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार को ढूंढ लिया जाता है, जो कि मेडलिन के किसी मिडिल क्लास रेसिडेंशियल एरिया में छिपा हुआ था। कोलंबिया के फोर्सेस ने यूएसए का टेक्नोलॉजी यूज किया पाब्लो एस्कोबार को ढूंढने में। पुलिस चाहती थी पाब्लो एस्कोबार को अरेस्ट कर लिया जाए, पर अचानक माहौल बदल जाता है। अचानक गन फायर एक्सचेंज होने लगते हैं। पाब्लो एस्कोबार इसी दौरान छत से भागने की कोशिश करता है। उसी समय पाब्लो एस्कोबार को एक गोली लगती है टांग में, और एक गोली उसके गर्दन के पास लगती है, और एक गोली सीधे उसकी हेड में लगती है, और पाब्लो एस्कोबार की वहीं 2 दिसंबर 1993 को मौत हो जाती है। इसके बाद यह खबर बहुत ही तेजी से लोगों में फैलने लगी। पाब्लो एस्कोबार मर चुका है। बहुत सी न्यूज आउटलेट इस खबर को अपने हिसाब से छाप रही थी। अब कोलंबिया का वातावरण कुछ और था। लोगों में बहस छिड़ने लगी। लोगों में बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई न्यूज आउटलेट द्वारा, और ये कहा जा रहा था कि पाब्लो एस्कोबार खुद को ही गोली मारकर मर जाता है। ऐसी ना जाने कितनी अफवाहें उड़ाई गई पाब्लो एस्कोबार के मरने के बाद। एस्कोबार के मरने के बाद उसके चाहने वालों में से लगभग 25,000 लोग उसके अंतिम संस्कार में आए थे, जो कि उसे रॉबिन हुड समझते थे। Pablo Escobar is buried the next morning just outside Medellin. 10,000 people show up.
धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। और मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज पंकज। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। रिमेंबर दिस नेम एंड प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।